नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है जैव प्रक्रम का सेकेंड टॉपिक शोषण। ठीक है, पहला टॉपिक अपना लोग जो है एक लेक्चर में पढ़े थे पोषण के बारे में। ठीक है, हम लोग हम बताए थे कि जो है 4 टॉपिक है इसमें, पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं शोषण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं पोषण का तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसे पढ़े बिना इसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो है वो वीडियो पूरा अच्छा से देख के आइए, नोट्स बना कर आइए, तब इसमें जो है इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शोषण क्या होता है? ठीक है, शोषण शोषण क्यों आवश्यक होता है? ठीक है, शोषण। कुछ बच्चा पूछेगा सर हम लोग ये चैप्टर पढ़ते क्यों है? ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जैव प्रक्रम का इसके अंतर्गत आता है एक प्रक्रिया शोषण, जो हमें शरीर के अंदर ऊर्जा देता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा मिलता है शरीर में। ठीक है, पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे अपना लोग? जो है खाना खाते हैं, ठीक है, उससे क्या मिलता है? आवश्यक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद वसा इत्यादि मिलता है। ठीक है, और पेड़ पौधा में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ये सब मिलता है। लेकिन इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, किस में होता है? ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा आता है? उसी का उपयोग जो है यहाँ पे शोषण प्रक्रिया द्वारा होता है। जो जैसे ग्लूकोज हो गया पेड़ पौधा में और हमारे शरीर में ग्लूकोज हो गया, उससे टूट कर क्या होता है? वो ऊर्जा बनता है। ठीक है, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ठीक है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, और कुछ जो है शोषण प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग शोषण पढ़ते हैं। शोषण होता क्या है? वैसी प्रक्रिया, वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ऊर्जा मिलता है। वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें जो ग्लूकोज के विखंडन से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, उसे क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। इसको आसान भाषा में कह सकते हैं वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखा दिए ग्लूकोज के विखंडन, क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, सब अलग अलग कंडीशन में होता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो कौन सी शोषण की कौन सी विधि होती है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो शोषण की कौन सी विधि होती है, सब हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी आप लोग ये नोट करिए जो है शोषण क्या होता है। ठीक है, ये नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, शोषण सिंपल भाषा में है, हम लोगों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, जीव जंतु के शरीर में क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आप अपना लोग पढ़ते हैं शोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, शोषण के प्रकार, शोषण के प्रकार। ठीक है, शोषण के प्रकार। शोषण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, किसके आधार पर जो है शोषण 2 प्रकार का होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, पहले लिखते हैं शोषण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, शोषण 2 प्रकार का होता है। जिस तरह से हम डायग्राम बना रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी बनाते जाइए साथ साथ। वायवीय शोषण, वायवीय या ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण। दूसरा होता है अवायवीय, अवायवीय या अनॉक्सी शोषण, अनॉक्सी शोषण। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, शोषण जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला वायवीय शोषण, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। दूसरा अवायवीय शोषण। ठीक है, हम लोग सबसे पहले शोषण देखें। शोषण क्या होता है? ये जो है ऊर्जा प्रदान करने की विधि होती है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, और उसके बाद ऊर्जा मिलता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं शोषण कितने प्रकार का होता है। शोषण 2 प्रकार का होता है। पहला वायवीय शोषण, दूसरा अवायवीय शोषण या अनॉक्सी शोषण। वायवीय शोषण का दूसरा नाम होता है ऑक्सी शोषण। देखिए, वायवीय सीधा समझ लीजिए, वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण की वैसी विधि, सॉरी, वैसा शोषण जो ऑक्सीजन
O2 लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, वायवीय शोषण। इसको लिखते हैं, ठीक है। वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। सिंपल है। पहला वायवीय शोषण, आप लोग समझ गए, वायवीय मतलब वायु, ठीक है। अवायवीय मतलब वायु अब्सेंट रहेगा, यहाँ वायवीय मतलब वायु प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहेंगे, वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण। और इसके बाद आ जाते हैं अवायवीय शोषण। वैसा शोषण जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण, ठीक है। वायवीय शोषण मतलब क्या, जब जो है ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो और ऊर्जा मिले, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, अर्थात ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, तो क्या कहेंगे उसको, अवायवीय शोषण, ठीक है। देखिए इस शोषण में क्या होता है, अधिक ऊर्जा मिलता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के लास्ट तक 38 एटीपी दे देता है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसमें जो है ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो ग्लूकोज सिर्फ कोशिका द्रव में मात्र 2 एटीपी दे पाता है, उसके बाद जो है सारा जो है वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है लैक्टिक अम्ल बन जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ज्यादा एटीपी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिख देते हैं अपना लोग, ठीक है। क्या होता है, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। एटीपी जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है, किसमें, शरीर में, ठीक है। उसके बाद जो आ जाते हैं अपने लोग, इसमें जो है मात्र 2 एटीपी मिलता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ऊर्जा मिलता है। आप लोग जो है जितना पॉइंट इसमें लिख रहे हैं, मान लीजिए अंतर पूछ दिया, या मान लीजिए वायवीय शोषण क्या है, अवायवीय शोषण क्या है, तो इसके इस तरह से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, तो यदि आप इसको याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये सामने सामने रहेगा, सामने सामने देखने में तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपने लोग साथ साथ बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसमें कम ऊर्जा मिलता है, ठीक है। क्यों, इसमें कम ऊर्जा मिलता है, इसमें कम ऊर्जा मिलता है। क्यों कम ऊर्जा मिलता है, क्योंकि सॉरी इसमें कम ऊर्जा नहीं, इसमें अधिक ऊर्जा मिलता है, सॉरी इसमें अधिक ऊर्जा। क्यों अधिक ऊर्जा मिलता है, क्योंकि जो है ग्लूकोज का पूर्ण रूप विखंडन हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें अधिक ऊर्जा होता है, ठीक है। 38 एटीपी अधिक हुआ कि 2 एटीपी अधिक हुआ, 38 एटीपी अधिक हुआ, इसीलिए जो है इसको बोलते हैं अधिक ऊर्जा। इसमें 2 एटीपी मिल रहा है, उसको कम ऊर्जा बोलते हैं। किसी को मान लीजिए 38 लड्डू खाने को मिल रहा है, किसी को 2 लड्डू खाने को मिला रहा है, जिसको 38 लड्डू मिल रहा है खाने को, वो उसको जो है अधिक लड्डू मिला, जिसको कम दो लड्डू मिला उसको क्या मिला, कम लड्डू मिला। इसी तरह होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसमें कम ऊर्जा बनता है, ठीक है। इसमें कम ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शोषण की कौन सी विधि सबसे अच्छी विधि है, तो शोषण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वायवीय शोषण। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, जिसके कारण जो है ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन हो पाता है, जिससे अधिक ऊर्जा मिलता है, अर्थात 38 एटीपी तक ऊर्जा मिल पाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये होता किस किस में, ये मनुष्य तथा जानवर इत्यादि में होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद इसमें आ जाते हैं, ये होता है जैसे हो गया हमारे मांसपेशियां हो गया, ठीक है, हमारा मांसपेशियां हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये ईस्ट बैक्टीरिया तथा मांसपेशियां
पेशियां में होता है, ठीक है, याद रहेगा। ये जो है मनुष्य तथा जानवर अपने, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, उसके शरीर में वायवीय शोषण है तो उसमें अधिक ऊर्जा मिलता है, और जो उसका जो है जैसे मांसपेशियां हो गया, उसके बाद ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसमें जो है अवायवीय शोषण होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट नोट करिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, एक पॉइंट और इसमें लिखा देते हैं, ठीक है। इसमें बनता क्या है, वायवीय शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, देखिए इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनता है, ठीक है, ऊर्जा बनता है। मतलब उत्पाद क्या बनता है जब वायवीय शोषण होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है CO2 बनता है, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है, प्लस क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल भी बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, लैक्टिक अम्ल बनता है। चलिए नोट करिए, ये हो गया वायवीय शोषण, ये हो गया अवायवीय शोषण। एक बार इसको रिवाइज कर लेते, देखिए वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, सिंपल, उसको क्या कहेंगे, वायवीय शोषण। और इसमें जो है आरती सेट भी मिलता है, क्योंकि इसका जो है ग्लूकोज का विखंडन पूर्णता हो पाता है, ठीक है। इसमें जो है अधिक ऊर्जा मिलता है, क्योंकि इससे आरती सेट भी बनता है, ठीक है। इसका कारण हो गया ग्लूकोज का पूर्णता विखंडन, ठीक है। ये मनुष्य तथा जानवर इत्यादि में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनते हैं, ठीक है, जैसे ऊर्जा बना ना अर्थी से टीपी, जल भी बनता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। जैसे सांस लेते हैं अपना लोग, तो वायवीय शोषण होता है मनुष्य के शरीर में, तो ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन क्या होता है, वायवीय शोषण, यानी शोषण प्रक्रिया में उपयोग होता है। उसके फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हम लोग शोषण के दौरान छोड़ते हैं, ठीक है। शोषण का दो दो पॉइंट, दो चरण होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है। अभी लिखाते हैं वायवीय शोषण, नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। शोषण जो है हमारे शरीर या किसी भी जंतु के शरीर के बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है। यदि ये प्रक्रिया रुक जाए, शरीर जो है, शरीर का सभी अंग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, शोषण के चरण, शोषण के चरण, शोषण के चरण। पहला क्या होता है, सांस लेना, क्या होता है, सांस लेना, ठीक है, क्या होता है, सांस लेना। देखिए इस चरण में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को वायुमंडल से अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और नाक के माध्यम से जाता है और फेफड़ा तक, फेफड़ा की कुपिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। क्या होता है, शोषण, इसमें जो है, इसमें वायुमंडल से O2 नासिका छिद्र के मदद से, नासिका छिद्र के मदद से फेफड़ा तक पहुंचता है, ठीक है, फेफड़ा तक पहुंचता है। देखिए फेफड़ा का लास्ट भाग जो होता है कोपिका होता है, जहां पर ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ऑक्सीजन जो है वहां पे फेफड़ा से यानी कोपिकाओं से ब्लड में चला जाता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लड में चला जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया सांस लेना प्रक्रिया। दूसरा क्या होता है, सांस छोड़ना, ठीक है, सांस छोड़ना, सिंपल है, सांस छोड़ना, सांस लेने तो अपना लोग करते हैं, जैसे सांस लिए, ऑक्सीजन लिए और सांस छोड़े, उसको क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नासिका छिद्र के मदद से बाहर निकलता है, ठीक है। क्या होता है, बाहर निकलता है, याद रहेगा, क्या होता है, बाहर निकलता है। इतना समझ में आना चाहिए कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो है अभी पढ़े वायवीय शोषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसीलिए जो है अपना लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, किसके, सांस छोड़ने के माध्यम से। यदि हमारे शरीर में वो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ देर तक रह जाए तो आदमी की मृत्यु
आराम से हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जितना जहरीला होता है उस कहते हैं जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है। कितना जहरीला, सॉरी, जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है। अगर कुछ देर शरीर के अंदर रह जाए, अपने लोग नहीं निकाल पाए, तुरंत मृत्यु हो। जैसे नाक बंद कर देते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो सब सब सेल्स डैमेज हो जाता है, मरने लगता है सेल्स, ठीक है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो है सांस छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सांस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा। और उस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है उसको सांस छोड़ने के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। किससे? नाक के मदद से। इसको नासिका छिद्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दिख रहा होगा, इसको नासिका छिद्र बोलते हैं, ठीक है। दो नासिका छिद्र होता है, एक जोड़ा, ठीक है, मनुष्य के शरीर में। ये इतना समझ में आ गया, सांस छोड़ना सांस लेना, ठीक है। अब हम लोग अपना जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो शोषण, वायवीय शोषण होता है, सॉरी शोषण जो है किस किस माध्यम से आगे बढ़ता है, यानी कि उसका पाथ क्या होता है, पाथ। जैसे होता है ना शोषण, कभी ऑक्सीजन के उपस्थिति में करा दिए, कभी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करा दिए, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया, कभी जो है ईस्ट में किस तरह से हुआ, बैक्टीरिया में किस तरह से हुआ, मनुष्य में किस तरह से हुआ, मांसपेशियों में किस तरह से विखंडन हो रहा है, वो पढ़ेंगे। उसी को बोलते हैं ग्लूकोज के विखंडन का पाथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी उसका एक डायग्राम बनाएंगे, उसी के माध्यम से पूरा क्लियर कर दें एकदम आसान भाषा में। जिस तरह से ये चल रहा है उसी तरह से एकदम आसान भाषा में। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, भले हम लोग जो है स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा नॉलेज कह सकते हैं, ज्यादा टॉपिक कवर कर पा रहे हैं, ठीक है, विदाउट कोई पीपीटी का, विदाउट कोई ये परिभाषा लिखा हुआ का होता है ना, कि पहले से ही लिख के लाया इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग लिख लिख के बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का उतना बजट नहीं है कि लगा दे और स्टार्ट कर दे। हाँ, ये कह सकते हैं कि जितना वो लोग बताएगा उससे कई गुना, लाख गुना जो है अच्छा हम लोग बता देंगे ये नॉर्मल बोर्ड पे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू जितना लिखा रहे हैं लिखते रहिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग उतना करते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ठीक है। बार बार ये चीज हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है, ठीक है, आप लोग भूल जाते हैं। चलिए आगे अपना लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्या कहते हैं, ग्लूकोज के विखंडन का पाथ, ठीक है। अभी ग्लूकोज का कुछ लोग पूछेगा कि सर ग्लूकोज का विखंडन क्यों हो रहा है, तो शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ही क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। चलिए स्टार डालिए, लिखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो उत्पाद होता है, ठीक है। C6H12O6 का विखंडन का पथ, ठीक है, स्टार डाल के लिखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन का पथ, ठीक है। ये अपना लोग का क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है, शरीर में क्या होता है, कोशिका, आप लोग जानते होंगे, कोशिका होता है, कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीज है, तो समझ में आना चाहिए, केंद्रक क्या होता है, कोशिका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये हो गया आपका एक कोशिका, ये आपका हो गया कोशिका झिल्ली, क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, ये हो गया आपका केंद्रक, इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच जो स्थान होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, याद रहेगा, कोशिका द्रव। समझ में आ गया, सिंपल हम बताएं कि क्या क्या होता है, उतना डिटेल में अभी जो है वो पढ़ेंगे, ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि ये होता है कोशिका द्रव, क्योंकि ये अभी उपयोग में आएगा कोशिका द्रव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सभी जीव में
चाहे वो ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो या मनुष्य हो, जानवर हो, इसमें ये नहीं दिखा जाता है कि ऑक्सीजन उपस्थित है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित। सबसे पहला प्रक्रिया होगा ग्लूकोज का विखंडन जो है पायरुवेट में हो जाएगा, पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में होगा और क्या बनेगा, 2 एटीपी ऊर्जा बनेगा, 2 एटीपी ऊर्जा बनेगा। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज का विखंडन किसमें हुआ, पायरुवेट में हुआ और 2 एटीपी ऊर्जा बना। ये सभी जीवों में जो है कॉमन प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कॉमन प्रक्रिया है, मतलब सामान्य प्रक्रिया सभी जीव में होगा, इतना सा प्रक्रिया सभी जीव में होगा। इसके आगे का प्रक्रिया जो है थोड़ा बदलेगा, अलग अलग बदल जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बदलेगा, लेकिन ये जो है ये ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट और 2 एटीपी में कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ये सभी जीव में। अभी बताए जैसे मनुष्य इधर बताए, जो है जानवर बताए, इधर बताए थे ईस्ट बैक्टीरिया और जो है मांसपेशियां, लेकिन ये इतना सा प्रोसेस सभी जीव में समान होता है, यानी कि पायरुवेट बनेगा ग्लूकोज के विखंडन से और 2 एटीपी बनेगा। यहाँ पे इसको कोई मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन आए चाहे नहीं आए, ऑक्सीजन आएगा रहेगा फिर भी इतना सा होगा प्रक्रिया, और नहीं रहेगा फिर भी इतना सा प्रक्रिया होगा, क्योंकि ये सभी जीवों में कॉमन प्रक्रिया। इसके आगे का क्या होगा, इसके आगे का क्या होगा, प्रक्रिया में चेंजेस आएगा, ठीक है। देखिए आगे का प्रक्रिया कैसे होता है। हम लोग ग्लूकोज का विखंडन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ग्लूकोज का विखंडन होकर क्या बना, पायरुवेट बना। ये देखिए पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन का होता है, पायरुवेट 3 कार्बन अणु का होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप लोगों को बनाना, ये 6 अणु का होता है, इसमें देख रहे हैं कार्बन 6 हो गया, ठीक है, 6 अणु का। पूछ देगा कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। पायरुवेट में कार्बन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, ठीक है। यहाँ से अपना लोग जो है तीन पाथ पढ़ेंगे, कितना पाथ पढ़ेंगे, 3। इस तरह से बनाइए, कितना पढ़ेंगे, 3। एक पढ़ेंगे ईस्ट और बैक्टीरिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक पढ़ेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, एक पढ़ेंगे जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति किसमें, ईस्ट में, किसमें पढ़ते हैं, ईस्ट में। देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पायरुवेट का क्या होगा, विखंडन होगा, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, सॉरी पहले इथेनॉल लिख देते हैं, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, किसमें, ईस्ट में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मांसपेशियों में, किसमें, मांसपेशियों में क्या होता है, जब पायरुवेट का विखंडन होता है कब, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या बनता है, बनेगा आपका लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, और कह सकते हैं जल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल और जल बनेगा। और तीसरा स्थिति में आ जाते हैं जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो सिंपल प्रोसेस होता है, मनुष्य के शरीर में, जानवर के शरीर में, मनुष्य लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है पायरुवेट का जब विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इतना सा प्रोसेस सब में कॉमन होता है, इसके आगे का प्रोसेस जो है डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा रहे, कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है, किस में हो रहा है, उसके आधार पे जो है 3 पाथ बनता है, ठीक है, सिर्फ 3। ऐसा मत सोचना कि 3 के अलावा और भी अपना मन से किसी में अलग हो जाएगा, किसी में अलग, नहीं, सिर्फ 3 पाथ बनता है। मनुष्य में जो है, मनुष्य हो अदर कोई हो, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पायरुवेट का विखंडन होगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और उसके बाद H2O बनेगा और ऊर्जा इसमें 36 एटीपी, किसमें,
जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो 36 एटीपी बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू से चलते हैं एक प्रोसेस, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ मनुष्य में ले लेते हैं। सबसे पहले क्या, ग्लूकोज का विखंडन कहाँ पे, कोशिका द्रव में हुआ, तो पायरुवेट बना और दो एटीपी ऊर्जा मिला। कहाँ क्या मिला, 2 एटीपी मिला, जो कि सब में मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, ऊर्जा बना 36 एटीपी। ये प्रक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लिख दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, कॉन्ड्रिया में। इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 36 एटीपी का निर्माण होता है पायरुवेट के विखंडन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी, यानी कि ऊर्जागिरी सीधा ऊर्जा बनाता है, समझ लीजिए ऊर्जा का संग्रह घर होगा, भंडारण हो गया, ऊर्जा बनाता है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहा जाता है, ठीक है। समझ में, ये भी समझ में गया, ये भी समझ में। चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे 36 एटीपी मिला और ये 2 एटीपी, 38 एटीपी हो गया वायवीय शोषण में। चलिए मांसपेशियों में क्या होता है, सबसे पहले ये तो कॉमन प्रोसेस है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल बन जाएगा और जल बनेगा। देखते होंगे कि ज्यादा दौड़ने और भागने से क्या होता है, पैर का मसल्स, पैर का मांसपेशियां और हाथ का मांसपेशियां और जितना भी मांसपेशियां दर्द करने लगता है। क्यों दर्द करता है, क्योंकि ज्यादा भागने दौड़ने से क्या होता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण ढंग से टूट नहीं पाता है, तो ऊर्जा नहीं मिल पाता। ढंग से नहीं टूटने के कारण इसमें जो है लैक्टिक अम्ल बना देता है, ठीक है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है, तो यही जो है ऐंठन पैदा करने लगता है मांसपेशियों में, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइप में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब पढ़ेंगे कि ज्यादा दौड़ने और भागने के कारण क्या होता है मनुष्य के शरीर में या मांसपेशियों में क्यों ऐंठन होने लगता है। तो ऐंठन होने का कारण है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जिसके कारण क्या होता है पायरुवेट लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण क्या होता है दर्द होने लगता है, काफी दर्द होता है। आप लोग रिलेट किए होंगे, जब दौड़ते होंगे भागते होंगे या बहुत दिन आराम किए हैं, एक दिन ज्यादा चल लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, क्या बताएं। जैसे हम लोग मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, हम लोग जाते हैं क्रिकेट खेलने, तो एक दिन में तो क्रिकेट मान लीजिए 2 इनिंग खेल लिए, उसके बाद रात को इतना दर्द करने लगता है मांसपेशियां, इसके कारण जो है बता नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ये ऊपर वाला प्रोसेस ईस्ट और बैक्टीरिया कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, इथेनॉल बन जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। C2H5OH ये हो गया इथेनॉल का सूत्र, ठीक है, पूछता है कभी। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, किसमें, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जल बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ग्लूकोज का विखंडन पथ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज जैसे हो गए एटीपी एडीपी क्या होता है वो हम बताते हैं, ठीक है। एटीपी तो बता दिए, ऊर्जा का क्या होता है, एक ऊर्जा का यूनिट कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं, ऊर्जा का रूप कह सकते हैं एटीपी, ठीक है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं हम लोग। चलिए एटीपी के बारे में पढ़ते हैं, एटीपी क्या होता है। पहले एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि जो है 3 गो फॉस्फेट ग्रुप होगा इसमें, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, याद रहेगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। ये एक ऊर्जा का रूप या इकाई होता है, ठीक है, समझ में आ गया, इकाई होता है। आपसे ज्यादातर पूछेगा एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है, तो याद रखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद आ जाते हैं एक एडीपी। एडीपी क्या होता है, सिंपल इसी तरह, यहाँ पे ट्राई मतलब होता है 3, डाई मतलब होता है 2, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे डी पर डाई आ गया, टी पर ट्राई आ गया। इसमें जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है।
इतना समझ में आया? ये सिर्फ फुल फॉर्म है, ठीक है। इससे हम लोग बता दे रहे हैं डाई मतलब दो होता है, दो फॉस्फेट ग्रुप होता है। चलिए देखिए एक चीज और, जब एटीपी जो है क्या कहते हैं, एटीपी जब एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप अलग करता है, जैसे ये हो गया एटीपी, यानी कि इसमें जो है अभी क्या है, तीन गो फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है इसमें? तीन गो फॉस्फेट ग्रुप है, थ्री फॉस्फेट ग्रुप। जब ये टूटेगा ना, जब ये टूटेगा एडीपी यानी कि डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप में, तो जो है 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा क्या होगा, निकलेगा। क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। ये ऊर्जा इतना याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज बना हुआ है, उसमें जो है तीन गोला लगा हुआ है, मान लीजिए उसको फॉस्फेट ग्रुप, जैसे ये समझ लीजिए ये है, ये तीन डब्बा है। तो ये इसको जब गर्म करेंगे या मान लीजिए उष्मा देंगे, तो ये टूट के क्या होगा, दो डब्बा बना देगा, एक अलग डब्बा बना देगा। जैसे ये तीन था तो एडीपी डाइफॉस्फेट बना दिया, फॉस्फेट बना दिया। तो इसमें जो है ऊर्जा निकलता है, कितना ऊर्जा निकलता है? 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम लोग जो है एटीपी को एडीपी तथा फॉस्फेट में परिवर्तित करते हैं तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलता है, ठीक है। इतना जो है एक डब्बा में अच्छा से बंद करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर ये आपको फुल फॉर्म पूछ देगा, ठीक है। ये याद रखिएगा एक डाटा, 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शोषण, पौधों में शोषण, जीवों में शोषण, मनुष्य में शोषण, ठीक है। चलिए, और उसके बाद पढ़ेंगे शोषण क्या होता है, शोषण अंग क्या होता है, ठीक है। कौन जीव में कौन सा शोषण अंग होता है, ठीक है। चलिए पहले पौधों में शोषण पढ़ते हैं। पौधों में शोषण के लिए रंध्र पाया जाता है, पढ़े थे ना पहला चैप्टर में, स्टोमाटा, ठीक है। पौधों में शोषण, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में शोषण। देखिए पौधों में शोषण कैसे होता है। पेड़ पौधा जो है शोषण करने के लिए पत्तियां का उपयोग करता है, पत्तियां हो गया, और तना में जो उपस्थित छिद्र हो गया जिसको रंध्र बोलते हैं, उसका उपयोग करता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक फिगर बना दे रहे हैं, देखिए पत्ती में पढ़ाए थे कि पत्ती में क्या होता है, स्टोमाटा, रंध्र पाया जाता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है। देखिए पत्तियों में क्या होता है, रंध्र पाया जाता है। इसमें जैसे पत्ती हो गया, इसमें जो है छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है। क्या होता है? रंध्र, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा बोलते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। कौन प्रक्रिया की मदद से? विसरण प्रक्रिया की मदद से। किसके मदद से? विसरण प्रक्रिया की मदद से, विसरण प्रक्रिया के मदद से, ठीक है। अब अपना लोग विसरण प्रक्रिया फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, बेसिक था, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। देखिए कैसे होता है पेड़ पौधा में शोषण। देखिए रंध्र के माध्यम से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ठीक है। रंध्र के माध्यम, छिद्र जैसा होता है, ठीक है। पौधों में उपस्थित, पत्तियों में उपस्थित, पौधे के पत्तियों में और तना में उपस्थित छिद्र के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है इस छिद्र के माध्यम से इंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। एक चीज और याद रखिएगा, पेड़ पौधा भी शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन कब बनाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इतना समझ में आया। रंध्र की मदद से गैसों का आदान प्रदान करता है, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। कौन प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। ये बनाइए आप, नीचे हम लोग लिख दे रहे हैं कैसे होता है। पौधों में शोषण विसरण प्रक्रिया द्वारा रंध्र की सहायता से होता है, ठीक है। याद रहेगा, इतना आसान तो कोई लिखाएगा भी नहीं।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बना दीजिए पत्ती, पत्तियों में जो है स्टोमाटा, ऊपर वाला साइड जो है उसमें कम स्टोमाटा होता है, नीचे वाला में ज्यादा स्टोमाटा रहता है, ठीक है, याद रहेगा। पौधों में शोषण, अपने लोग अपना चलेंगे क्या, मछलियों में शोषण, ठीक है, पौधों में शोषण यदि हो गया होगा तो मछलियों में शोषण करेंगे। चलिए चलते हैं मछलियों में शोषण। मछली सांस लेता होगा ना, मछली जिंदा रहने के लिए पानी में कैसे लेता है वो पढ़ते हैं। जैसे अपना लोग जो है, मनुष्य पानी के अंदर जाता है तो कुछ देर रहने के बाद सांस फूलने के कारण मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर ही रह जाता है। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाता है। लेकिन मछलियों में शोषण, क्या कहते, पेड़ पौधे में शोषण पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे मछलियों में शोषण, ठीक है, मछलियों में शोषण। मछलियों में शोषण, मछली पानी में रहने के बाद भी जिंदा रहती है, मनुष्य नहीं रहता है, मर जाता है। क्यों? अभी पढ़ेंगे कारण क्या है, ठीक है। मछली शोषण के लिए एक स्पेशल अंग का यूज करता है जिसको बोलते हैं गिल्स, गल्फर, ठीक है। मछली आप लोग कभी खाए होंगे या मछली देखे होंगे तो ऐसे उसका जो है ना गल्फर इस तरह से हटाता है तो उसमें लाल कलर का एक दिखेगा आपको, जिसको गिल्स बोलते हैं, ठीक है। मछलियों में शोषण, मछली जो है शोषण करने के लिए गिल्स का उपयोग करती है। मछली शोषण गिल्स के सहायता से करती है, गिल्स के सहायता से करती है, ठीक है, याद रखिएगा, मछली गिल्स के सहायता से करती है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, फेफड़ा के द्वारा करता है, अभी पढ़ेंगे आगे क्या कहते हैं। और अभी क्या पढ़े थे, पेड़ पौधा कैसे करता है, पेड़ पौधा रंध्र के मदद से करता है, किस विसरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। मछली क्या करता है, शोषण प्रक्रिया द्वारा, शोषण गिल्स प्रक्रिया द्वारा, सॉरी गिल्स के द्वारा शोषण प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो कैसे करता है बताते हैं। जैसे मछली क्या करता है, पानी में जाता है, देखते हुए मुंह खोलता है, बंद करता है, बंद करता है, खोलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या, सॉरी कहते हैं, जल क्या आता है, मुख से जाता है, और जो गल्फर से होके जब पानी गुजरता है ना तो गल्फर में स्पेशल कोशिका पाई जाती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को खींच लेती है पानी में से, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए ये मछली है, ये मछली हो गया, यहाँ पे हो गया मछली का मान लीजिए गल्फर, होता है ना इस तरह से कान उखाड़ के देखता है इस तरह से, ठीक है, गिल्स जिसको बोलते हैं। मछली मान लीजिए पानी पानी लिया, इधर से पानी लिया, इधर से पानी लिया, इधर से पानी लिया, H2O लिया, H2O H2O जिसमें जो है ऑक्सीजन घुलित है, ठीक है, ये लिया। ये पानी जो है गल्फर से होकर गुजरेगा, ठीक है, गल्फर से होकर गुजरेगा, जिससे गल्फर क्या होता है, गल्फर पर जो है ऑक्सीजन खींच लिया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन खींच लिया जाता है और गल्फर के नीचे जो है ब्लड रहता है और ब्लड में भेज दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है शोषण, ठीक है। ऑक्सीजन खींचा, ब्लड के अंदर गया, बस शोषण प्रक्रिया हो गया, ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीजन क्या हो गया, शरीर के अंदर चला गया। जब गल्फर के ऊपर से पानी जाता है तो पानी खींच लेता है। मनुष्य के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ जिसमें जो है गिल्स के द्वारा शोषण होता है मछली में, उसमें जो है ये प्रक्रिया पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। मछली में शोषण गिल्स के द्वारा होता है, और जब मछली पानी को मुख से लेती है और गल्फर से होकर गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है खींचा जाता है और शरीर के अंदर चला जाता है ब्लड में, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए लिखिए, लिखिए, जब पानी मुख से मछली के अंदर जाता है तो गल्फर के, इंग्लिश लिख देते हैं, गिल्स, गल्फर के ऊपर से गुजरता है तो ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है गिल्स के सहायता से, ठीक है, सहायता से, और
और खून में भेज दिया जाता है, ठीक है, भेज दिया जाता है। याद रहेगा, जो अभी बोले जो समझाए वही लिख दिए हैं, ठीक है, सिंपल है। अब से पूछेगा कि मनुष्य पानी में कैसे मर जाता है, मछली नहीं मरता है, तो बता देगा मनुष्य में जो है इस प्रकार का गिल्स नहीं पाया जाता जिससे पानी में से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाता, जिस कारण मृत्यु हो जाता है, सिंपल है। लेकिन मछली आराम से कर लेता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक किण्वन प्रक्रिया, और जो है किण्वन हमको पहले ही पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे दिया गया था एनसीईआरटी में, तो पढ़ लेते हैं। किण्वन प्रक्रिया बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। किण्वन क्या होता है? किण्वन, फर्मेंटिलाइजेशन, किण्वन, किण्वन, किण्वन देखिए वैसी प्रक्रिया या वैसी विधि जिसमें जो है पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसके कारण क्या होता है, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, सॉरी लैक्टिक अम्ल कहते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, किसमें, ईस्ट और बैक्टीरिया में, ठीक है। इसी को कहते हैं किण्वन प्रक्रिया। जब ईस्ट तथा बैक्टीरिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट, अभी पायरुवेट पढ़े थे ना, पायरुवेट जो क्या कहते हैं, कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लूकोज के विखंडन से मिलता है, पायरुवेट का विखंडन होता है, तो पायरुवेट का विखंडन होता है तो इथेनॉल अभी बताए थे ना, इथेनॉल बनता है इधर, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इससे ही क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, इसे ही किण्वन कहते हैं, ठीक है। अभी पढ़ चुके हैं अपना लोग, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या होता है, ईस्ट और बैक्टीरिया में क्या होता है, पायरुवेट का विखंडन होता है, जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बस इसी को कहते हैं किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से दारू बनता है, ठीक है, शराब का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के, क्योंकि देख रहे हैं जो शराब बनता है, शराब में इथेनॉल पाया जाता है, ठीक है, जो पीते हैं ना अपना लोग, उसमें जो है इथेनॉल पाया जाता है, अपना लोग नहीं पीते, जो पीता है उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किण्वन प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्माण होता है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन प्रक्रिया होता किसमें है, निम्नलिखित में क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में किण्वन प्रक्रिया किन जीवों में होता है, तो ईस्ट तथा बैक्टीरिया में, ठीक है, छोटे जीवाणु है, ठीक है, छोटे जीवाणु जैसे ईस्ट एवं बैक्टीरिया में, याद रहेगा। चलिए इसको यदि डब्बा के अंदर करना चाहते हैं तो डब्बा के अंदर कर दीजिए, नहीं तो स्टार बना के लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक जीव तथा और अंग, जैसे कुछ महत्वपूर्ण जीव है ना, और किस अंग के मदद से जो है शोषण करता है और कैसे शोषण करता है वो लिखेंगे। तो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इधर लिखिएगा जीव, इधर लिखिएगा शोषण अंग, शोषण अंग। पहला आ जाते हैं, पहला तो मनुष्य लिखेंगे, ठीक है। मनुष्य किसके द्वारा शोषण करता है, फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तितली, तितली होता है ना, तितली देखे होंगे, बटरफ्लाई, तितली, तिलचट्टा देखे होंगे, तिलचट्टा। आजकल तो ये एक पार्टी बन चुकी है, कॉकरोच जनता पार्टी, वही होता है तिलचट्टा जनता पार्टी, ठीक है। तो ये वो कैसे शोषण करता है, अपना लोगों को क्या बोला गया, कॉकरोच बोला गया, जो युवा है उसको क्या बोला गया, कॉकरोच बोला गया, ठीक है। तो तितली, तिलचट्टा। उसके बाद क्या होता है, कीट, कीट में कैसे शोषण होता है, ट्रेकिया के मदद से, ट्रेकिया के मदद से होता है, उसका शोषण अंग क्या हो गया, ट्रेकिया। उसके बाद आ जाते हैं ईस्ट, ईस्ट तथा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शोषण अंग क्या हो गया, त्वचा हो गया, किसके मदद से, विसरण प्रक्रिया, विसरण प्रक्रिया, याद रहेगा, त्वचा। चौथा मेढक, मेढक कैसे करता है, त्वचा से भी करता है, पानी में त्वचा से भी करेगा। उसके बाद इसमें गिल्स भी पाया जाता है। उसके बाद मुख गरासिका, मुख के अंदर मुख गरासिका होता है, उससे भी करता है, मुख गरासिका, मुख गरासिका से भी करता है, ठीक है। गिल्स नहीं, सॉरी गिल्स नहीं, फेफड़ा, ठीक है, गिल्स नहीं, एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, फेफड़ा, गिल्स नहीं, इसमें गिल्स नहीं पाया जाता, सॉरी, उसमें जो है गिल्स नहीं पाया जाता, गलती से लिखा गया था, ठीक है। फेफड़ा होगा यहाँ पे, त्वचा, त्वचा, फेफड़ा, मुख्य राशिका। उसके बाद देख लेते हैं और कोई बच्चा हुआ है, कॉकरोच, टिड्डा, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ठीक है, हो गया। इसमें जो है ईस्ट अमीबा भी कह सकते हैं, पहला चैप्टर में पढ़े थे ना अमीबा, एक कोशिकीय जीव, तो त्वचा से करता है। और कोई बच्चा हुआ है, मुझे तो लगता हो गया। हाँ, एक पेड़ पौधा लिख देते हैं एक्स्ट्रा, पेड़ पौधा किसके मदद से, रंध्र के मदद से, पढ़ चुके हैं, स्टोमाटा, ठीक है। बस ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट टेबल, जो अच्छे से नोट करिए। क्या हो गया, इंपॉर्टेंट टेबल, जीव श्वसन अंग दे देगा 2 नंबर में, 5 नंबर में, निम्नलिखित जीवों को श्वसन अंग से मिलाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख के याद रखना, ये टेबल याद रहेगा, इससे आप बहुत कि कोई भी कितना भी भारी क्वेश्चन दे दे श्वसन और श्वसन अंग जीव में, तो बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए 10th लेवल पे, कोई भी एग्जाम हो जाए, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी के अलावा से कहीं से भी नहीं पूछ सकता है कि लंदन से आ गया क्वेश्चन, दूसरे किताब से क्वेश्चन आया, नहीं, एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसी से आएगा, ठीक है। एक चीज एडो डाल के लिख लीजिए, तिलचट्टा में, तिलचट्टा में 10 जोड़ा श्वास रंध्र, श्वास रंध्र, वही ट्रेकिया, सॉरी ट्रेकिया नहीं, ट्रेकिया के बाहर जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं श्वास रंध्र, ट्रेकियल ओपनिंग, ठीक है, श्वास रंध्र पाए जाते हैं, एक थोड़ा एक्स्ट्रा है, पाए जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा, तिलचट्टा में 10 जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाता है, ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, 10 जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाता है। क्या होता है श्वास रंध्र, जो जैसे ये ट्रेकिया हो गया, इसका जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग पॉइंट, इसको श्वास रंध्र बोलते हैं, ठीक है। तो 10 जोड़ा श्वास रंध्र यानी कि 20 पाया जाता है, अगर जोड़ा में पूछे तो 10, अगर ऐसे पूछे तो 20, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और कुछ बचा हुआ तो नहीं है, नहीं, हाँ, इसके बाद हम लोग चलेंगे अब मनुष्य में शोषण कैसे होता है। मनुष्य में शोषण किस अंग की मदद से होता है, तो फेफड़ा की मदद से होता है, ठीक है। कैसे होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है, फिगर बना के समझा देंगे, इसके बारे में कुछ लिखा देंगे, बस हो गया। मनुष्य में शोषण, मनुष्य में शोषण, ठीक है, किसके अंग किसकी मदद से होता है, फेफड़ा, फेफड़ा से। याद रखिएगा, पूछ देता है डायरेक्ट आसानी से, कहेगा सर इतना हल्का कैसे, पूछ देता है, ठीक है। और हमारे शरीर में जो होता है, यानी कि मनुष्य में जो है, एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है, कितना पाया जाता है, एक जोड़ा फेफड़ा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है, सॉरी राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। याद रहेगा कितना पाया जाता है, एक जोड़ा पाया जाता है। चलिए बनाते हैं, पहले फिगर बनाएंगे, उसके साथ साथ समझाते हुए जाएंगे। आप लोग भी फिगर अच्छे से बनाइए, अच्छे से, फिगर जितना अच्छा, बायोलॉजी मतलब फिगर, और फिगर जितना अच्छा, फिगर जितना अच्छा, पढ़ाई में उतना ज्यादा मन। हम जब पढ़ते थे तो फिगर जो है, अभी भी पढ़ते हैं तो फिगर जो है एकदम कॉपी में एकदम मस्त से बना के रखते हैं, ताकि जो है कभी भी कॉपी उल्टाए तो ऐसा ना लगे कि कचरा क्या बना दिए, क्या बना दिए, नहीं, फिगर अच्छा से बना रहेगा तो पढ़ने का मन भी करता है, मजा आएगा देखने में नोट्स को, हाँ कितना अच्छा बना गया है। चलिए, ये हो गया, ये आपका होता है, यहाँ से पढ़ चुके हैं कल, ये होता है नासिका छिद्र और नासिका द्वार कह सकते हैं, यहाँ से अलग चल जाता है ग्रासिका से, इसी तरह से ना होता है फेफड़ा, थोड़ा बनाइए, बनाइए साथ में ही बनाते चलिए आप लोग, ठीक है।
चलिए, इसको बोलते हैं नासिका छिद्र। क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र। नासिका छिद्र। ये हो गया आपका नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर। चेम्बर, ठीक है, नासिका गुहा कह सकते हैं। नासिका गुहा हिंदी में, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका ग्रासिका। ग्रासिका। इसके नीचे होता है स्वर ग्रंथि। स्वर ग्रंथि। ये हो गया आपका ट्रेकिया, जिसको श्वास नली बोलते हैं, ठीक है। ट्रेकिया। जब हम लोग क्वेश्चन चैप्टर पढ़े थे, मनुष्य में क्या था? क्या कहते हैं, ग्रास नली था। इसमें क्या है? श्वास नली है। सांस लेने के लिए अलग नली होता है, श्वास नली, ठीक है। और इसमें जो है ना, आधा कटा हुआ सी शेप जो होता है, सी जैसे गोला, उसका आधा कटा हुआ क्या होता है? कार्टिलेज का बना हुआ इसके ऊपर लगा हुआ था। किसमें? ये श्वास नली के ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका 1 डिग्री ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ये हो गया आपका 2 डिग्री ब्रोंकाई, ठीक है। ये आपका हो गया 3 डिग्री ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ये हो गया आपका शुरुआती शुरुआती सॉरी शुरुआती ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ये आपका लास्ट पार्ट हो गया। इसके बाद इस इनिशियल, मिड, टर्सियर होता है ब्रोंक्यूल्स, वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में होता है कोपिकाएं, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। कोपिकाएं। इसका हिंदी इंग्लिश हो गया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। चलिए, फिगर अपने लोग को फिगर रेडी हो चुका है, आप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? सांस लिए, ऑक्सीजन गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है स्वर ग्रंथि है, जिससे हम लोग आवाज अभी जैसे बोल रहे हैं, तो उस स्वर ग्रंथि से आवाज निकलता है, ठीक है। थोड़ा इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं स्वर ग्रंथि के बारे में, ठीक है। आवाज ग्रंथि को क्या कहते हैं? स्वर ग्रंथि कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लिए, ये जो है नासिका गुहा से होते हुए ट्रेकिया की मदद यानी श्वास नली की मदद से हुए, ये जो है इसमें इंटर करेगा। ये जो है ट्रेकिया, ट्रेकिया पहले 2 भागों में बंटता है। जो आधा आधा बंटता है उसको कहेंगे 1 डिग्री ब्रोंकाई, यानी प्राथमिक ब्रोंकाई। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक ब्रोंकाई। उसके बाद दूसरा ब्रोंकाई, ये दूसरा ब्रोंकाई में फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर उससे डिवाइड हो जाएगा तीसरा ब्रोंकाई, फिर उससे डिवाइड हो जाएगा जो शुरुआती ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद लास्ट वाला ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आता है कुपिकाएं, जो गुब्बारे जैसी संरचना होते हैं। क्या होता है? कुपिकाएं ऐसे दिखेगा ना, गुब्बारा जैसे संरचना। जब सांस लेते हैं तो फूल जाता है, सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? पचक जाता है, ठीक है, मतलब सिकुड़ जाता है। जैसे फूकते थे तो फूका क्या होता है? फूल जाता है बैलून। उसके बाद जब छोड़ते हैं तो बैलून क्या होता है? सिकुड़ जाता है। इसी प्रकार जो होता है ये कुपिकाएं काम करता है, ठीक है। समझ में? कुपिया जैसे सांस लिए, ऑक्सीजन आया, इसके होते हुए लास्ट तक पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा है लास्ट तक, तो ये कुपिकाएं क्या होगा? फूल जाएगा, ठीक है। फिर सांस छोड़ेंगे, यानी कि सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा? कुपिकाएं सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ लास्ट तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, यहाँ तक लास्ट तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो ये ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में चला जाता है। यहाँ पे कुपिकाएं में क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड में इंटर कहाँ पे करता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कुपिकाएं पर, ठीक है। एल्वियोलाई पे क्या करता है? इंटर कर जाता है, ठीक है। बस ये इतना समझ में होता है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, मनुष्य में शोषण शोषण फेफड़ा की मदद से होता है। फेफड़ा के मदद से होता है, यानी कि शोषण अंग क्या हुआ? फेफड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, लिख देते हैं, ठीक है। O2 नासिका छिद्र के सहायता से
अंदर जाता है, अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मनुष्य में एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है तथा कोशिकाएं 80 वर्ग मीटर के बराबर रहता है, ठीक है। एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाएगा और 80 वर्ग मीटर, यानी कि 80 वर्ग मीटर के बराबर जो है इसकी संख्या होती है, इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। 80 वर्ग मीटर के बराबर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। जितना 80 वर्ग मीटर का जो है क्षेत्रफल होगा ना, उतना जो है कोशिकाएं पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, ठीक है, याद रहेगा। और जो है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किसके मदद से फेफड़ा तक पहुंचता है? श्वास नली की मदद से। बस इतना समझना, ये हो गया आपका मनुष्य में शोषण, ठीक है, शोषण प्रक्रिया। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन एंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ठीक है। ये इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया कोशिकाएं में, और ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकला, ब्लड में आया, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये लिखने के बाद हम एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखेंगे कि जो है जब ब्लड में जो है ऑक्सीजन चला जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उसका परिवहन कैसे करता है। ऐसे तो चैप्टर थर्ड पॉइंट यानी कि परिवहन में ये सब चीज पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट लिख देते हैं कि कैसे परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन की मदद से क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन जो है ना ब्लड में इंटर कर जाएगा ना, ब्लड में यहाँ से जैसे आया ना कोशिकाएं पर, कोशिकाएं कैसे क्या होगा, ब्लड में जाएगा ना ऑक्सीजन, तो उसका आगे प्रक्रिया होगा। लेकिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि मान लीजिए कोशिका द्रव तक या माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन पहुंचाता है, पहुंचाने का काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, ये सब चीज बनाना है, ठीक है, फिगर सहित लिखिए। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, एरो डाल के लिखिए। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, मनुष्य में CO2 तथा O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के सहायता से होता है, ठीक है, देख लिया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं और कुछ बचा हुआ है। हाँ, एक चीज और, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा विलय होता है, ठीक है, विलयता, यानी कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के मुकाबले किसमें, हीमोग्लोबिन में विलय होता है, लिख देते हैं, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधिक विलय होता है O2 की अपेक्षा हीमोग्लोबिन में। मतलब क्या, अगर हीमोग्लोबिन 10% घुल के जा रहा है ना, मतलब 10 गो अणु जा रहा है ना हीमोग्लोबिन का, सॉरी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ 10 गो अणु जा रहा है ऑक्सीजन का कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 50 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 70 बन जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा अधिक होता है विलय होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन में आसान होता है। क्यों, क्योंकि अधिक विलेयता का गुण रखता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर जो होता है खत्म हो जाता है, और बाकी बचा हुआ जो एक्स्ट्रा टॉपिक अगर छूट गया होगा उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। जैसे होता है क्या, क्वेश्चन पूछेगा कि शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे है, तो सिंपल है, अभी अपना लोग पढ़े, ऊर्जा निकलता है, उष्मा निकलता है, सांस छोड़ते हैं क्या होता है, उष्मा भी निकलता है, और शोषण प्रक्रिया के द्वारा लास्ट में ऊर्जा बनता है, उष्मा बनता है, इसीलिए क्या कहते हैं, शोषण को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। लिख भी सकते हैं, शोषण
एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो शोषण एक क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे परिवहन टॉपिक के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, परिवहन टॉपिक के बारे में, जो जैव प्रक्रम का तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।